कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है 2023 के लिए केमिस्ट्री में, उसी को हम प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। ऑब्वियसली अब आपके एग्जाम भी नज़दीक आ गए हैं, तो आप भी एकदम पूरा एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो चलिए उसी सीरीज में आपने ऑब्वियसली अगर पहले की वीडियो देखी हो, नहीं भी देखी हो तो मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थे हमने उनको कंप्लीट किया। सेक्शन बी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे वहां भी हमने अभी कंप्लीट किया प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग दैट मीन्स हम सब, मतलब मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ, हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन सी के बारे में, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे आपके पास, और जिसमें जो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, दे आर शॉर्ट आंसर। अभी पहले क्या था एमसीक्यूज, देन क्या आया वेरी शॉर्ट, अभी क्या बात करने जा रहे हैं सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर के बारे में, जो 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जो कितने मार्क्स के होंगे? 3। मतलब सेक्शन ए 18 क्वेश्चन, 1 मार्क्स एमसीक्यू ईच, 18 मार्क्स हो गया। सेक्शन बी में क्या हो गया था, हमने क्वेश्चन किए थे वेरी शॉर्ट आंसर वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अभी अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स कैरी करेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन में आपको चॉइसेस भी देखने को मिलेंगी। तो चलो बच्चों एक लंबी सांस लेते हैं, जय श्री राधे बोलते हुए स्टार्ट करते हैं कहानी आज की। ठीक है, मैं कौन? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आपको बताना है राइट द इक्वेशन। आपको इक्वेशन लिखनी है, क्या जो बोलता है वो लिखते चले जाते हैं। कह रहा है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड आपको अच्छे से याद होगा, आपने क्लास 12 में एक नेम्ड रिएक्शन भी है अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में, याद है ना आपको? सैलिसिलिक एसिड कोल्बे रिएक्शन में बनता था। फिनॉल में जब नंबर 2 पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगा हो तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है ना। तो कह रहे हैं जब सैलिसिलिक एसिड को हम लोग ट्रीट करेंगे किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। पिछले सेक्शन में भी एक क्वेश्चन एनहाइड्राइड से रिलेटेड था, जहां पे मैंने आपको एसाइलेशन एसिटाइलेशन से रिलेटेड बातें की थी। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का ट्वाइस O, है ना? इसी को ऐसे भी लिखते हैं CH3CO और ये बचा वाला O, फिर O C CH3। अब ध्यान से देखो तो CH3CO डबल टाइम है, अब साथ में एक क्या है? ऑक्सीजन। ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि सैलिसिलिक एसिड को अगर हम ट्रीट करें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इसके प्रेजेंस में कॉन्क H2SO4, इसके प्रेजेंस में H प्लस मीडियम में कॉन्क H2SO4 के साथ बात हो रही है, तो कह रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनिए, होता क्या है, बड़ी फेमस रिएक्शन आपको याद भी हो, शायद इतनी मेरी बात करने के बाद आपको याद आ गया हो कि सर हाँ सर याद तो आया, हम सैलिसिलिक एसिड का जब एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। देखिए मैंने नाम में बोला, आप ध्यान से देखेंगे आपको दिमाग चलेगा। सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करेंगे तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ध्यान से देखिए, COOH एज इट इज है, सिर्फ OH का H हटेगा और उसकी जगह ये पूरा आने वाला है CH3CO, और एक जो बच गया CH3CO और O और यहाँ का निकला हुआ H, वो मिलके क्या बना देंगे? CH3COOH, और जो यहाँ पे ग्रुप आया वो क्या आया प्यारे बच्चों? COCH3 COCH3। यही तो एक यहाँ से बचा, वो हिस्सा आके लग गया। ये जो प्यारे बच्चों है कंपाउंड, यही आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बड़ा सिंपल था, बड़ा फेमस भी है, और मैं आपको इसका कॉमन नेम बताऊंगा तो और भी आपको अच्छा लगेगा, याद आएगा कि दैट्स, मतलब आपने पढ़ा है पक्का। एस्प्रिन, याद आया? एस्प्रिन क्या है? एक पेन किलर है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा ये। तो अगर हम सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करते हैं तो जो इंड प्रोडक्ट हमें मिलता है बच्चा लोग, वो होता है एस्प्रिन। ठीक है, दैट इज अ पेन किलर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कह रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मैं यहां पे रिएक्शन लिखता हूं। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब कह रहा है मेरा कार्बन 3 और कार्बन से लगा है, टर्शरी है ना, 3 और कार्बन से लगाई हो गया आपका टर्शरी, 4 ब्यूटाइल और यहाँ लगा है क्लोराइड मतलब क्लोरीन। इसको ट्रीट किसके साथ किया गया? ट्रीट किया जा रहा है विद सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड मतलब ईथर होता है ना, ROR। हमने ईथर के R को करा कल्टी किसके साथ? मेटल के साथ, तो बन जाता है ROM।
दैट इज मेटल एल्कोक्साइड। अभी क्लियर है प्यारे बच्चों? सोडियम इथॉक्साइड, मतलब आप समझ गए, मैं लिखने वाला हूं C2H5O सोडियम Na। ठीक है। अच्छा, आपको इतना लिखने के बाद मेरे कुछ का कोई रिएक्शन याद आ रही है? थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए तो आपको लगेगा हाँ सर याद तो आ रहा है। ये है RX एल्काइल हैलाइड, ये क्या है RONA। अरे सर ये है रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस लग रही है सर। इसमें प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? ईथर, और जो भी यहां से रिमूव होगा वो निकल जाएगा, मतलब मतलब क्या रिमूव होने वाला है वो हो जाएगा आपका NaCl निकल जाएगा। ओके, अभी तक ये लग रहा है कि सर हमने ये रिएक्शन पढ़ी तो है कहीं ना कहीं कि जब एल्काइल हैलाइड ट्रीट करता है RONA के साथ तो बन जाता है ROR और ये Na और ये X निकल जाते हैं साथ में NaX बना के। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। लेकिन भैया CBSE ने आपके साथ थोड़ा खेला है। 1 डिग्री रिएक्शन करता है, 2 डिग्री भी चलो कर लेगा कैसे भी करके, बट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये कंबाइंड नहीं होंगे, कंबाइंड होंगे, बट ईथर नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। और अगर ईथर नहीं बना तो इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस भी नहीं बोलेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नोटिस करना मेरी बात, देखो C और Cl के बीच में लड़ाई होगी, इस पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। C2H5ONA में क्लियर ही है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होना है, यहां पे आ गया प्लस और इस पूरे हिस्से पे आ गया माइनस। कार्बन पे प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कौन इलेक्ट्रॉन देना? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच, कौन? C2H5O-। लेकिन वो जाएगा कैसे प्यारे बच्चों? आप देखो यहां भी ग्रुप पड़ा हुआ है, यहां भी ग्रुप पड़ा हुआ है, यहां भी ग्रुप पड़ा हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस जगह ही नहीं है भाई के पास अटैक करने के लिए इस कार्बन के ऊपर, तो इसका मतलब ये उसके बाद अटैक कर नहीं पाएगा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो करेगा क्या? तो इन तीनों एल्काइल ग्रुप में से प्यारे बच्चों, इस तीनों एल्काइल ग्रुप में से किसी एक के पास जाके वो H ले लेगा। मेरी बात ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। वो इनमें से किसी एक के पास जाके H ले लेगा, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ईथर नहीं बनेगा। मेक श्योर मेरी बात बहुत ध्यान सुने, आपको दिमाग में फटाक से आने वाला है। तो प्रोडक्ट जो है बच्चा वो ईथर ना बन के क्या बनेगा? यहां से C2H5O, इनमें से किसी एक एल्काइल CH3 है ना, हाँ सबके पास 3 हाइड्रोजन, किसी एक का H ले लेगा और प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5OH। Cl तो ऑब्वियसली रिमूव हो ही रहा था यहां से, ये माइनस इस प्लस के पास आएगा, मिलके बना लेंगे NaCl। अब थोड़ा सा सोचो कि अगर इसके बाद यहां बचा क्या, तो आपको दिखेगा हम मान लेते हैं हमने इस CH3 वाले का H लिया, तो ध्यान से सुनना, बचा क्या? मेरे पास बचा हुआ है कार्बन, जिससे इधर लगा है CH3, इधर भी लगा है CH3। इस कार्बन से एक Cl निकल गया है, मतलब एक वैलेंसी इसकी कम हुई है, और अभी ऊपर वाला जो कार्बन था CH3 वाला, उससे एक और H निकल गया है, मतलब उस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हो गई। अब इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहां बनेगा डबल बॉन्ड। मतलब आपने नोटिस किया इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक एल्कीन, नोटिस करिए 2 मिथाइल प्रोपीन, साथ में C2H5OH इथेनॉल और NaCl। यहां पे ईथर बना ही नहीं, इसलिए रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस नहीं है। हाँ सबस्ट्रेट मैच कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड ट्रीट कर रहा है विद सोडियम एल्कोऑक्साइड, बट ईथर नहीं बना, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन विलियमसन नहीं है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा ये। कह रहे बच्चों, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ये वाले भैया जी होंगे। ठीक है। हाँ यहीं पे अगर सिर्फ ब्यूटाइल क्लोराइड होता तो ऑब्वियसली रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस फेवर करती और ईथर ही था। ठीक है। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, दैट मींस मैं ये नहीं चाहता कि बस मैं बता दूं कि इसका आंसर ये है, क्योंकि इसका आंसर तो बेटा बहुत सारे, अब CBSE ने जारी किया तो आंसर भी जारी किया ही होगा, ऑब्वियसली आप वहां से देख सकते थे। लेकिन अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपका प्रीशियस टाइम यूज कर रहा हूं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप समझें कि यही क्यों बन रहा है, यही वाला प्रोडक्ट क्यों बन रहा है ना। इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप देखें तो आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपसे ये कहता भी हूँ कि आप कॉपी का और पेन लेके बैठे, यार बवाल तो मचाना है ना जीवन में, तो थोड़ा पढ़ते हैं तभी तो मचाएंगे। तो चलो और मचाते हैं, है ना। कैराफिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। मुझे पता है तुम्हारी हंसी आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अब कसम खाई है पढ़ने की, तो उनके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये है फिनॉल, इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं बच्चा? CHCl3 और NaOH के साथ। बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा, नहीं तो मैं अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कोल्बे रिएक्शन की, बस समझ लो उन्हीं के पड़ोसी है ट्राइमोटाइमन, जिसमें फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड नहीं बनता, बन जाता है सैलिसिल्डिहाइड।
जैसे उस वाली पोजीशन में क्या लगा था COOH, अभी लग जाता है CHO। ठीक, फिनॉल से क्या बन जाता है सैलिसिल्डिहाइड। ऑब्वियसली बीच में कुछ इंटरमीडिएट भी बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट से पहले, बट इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आपने 3 मार्क्स का मतलब सब एक एक नंबर के ही है, आपको ज्यादा खोपड़ी लगाने का नहीं। फिनॉल लेने का, राइमर-टाइमर रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म जाननी होगी आप प्लीज मेरे को कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर इसके लिए आपको मैकेनिज्म एकदम भयंकर समझाता हूँ आपको कि दिमाग में आ जाए तुरंत। ठीक है, अभी मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, वरना आप कहोगे सर इतना समय ले लिया आपने करने में, है ना। मैं आपको पूरी कोशिश से अच्छे से समझाने से चल रहा हूँ। चलिए बढ़े आगे। कह रहा यूजिंग वैलेंस बैंड बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स दिस। कह रहे हैं ये पैरामैग्नेटिक, ये खुद बता रहे हैं पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें पहले पता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले। ठीक है, MnCN6-3 आपको बताना क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इनर है कि आउटर। तो मैं सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, VBT में हम क्या करते हैं, पहले हम ढूंढते सेंट्रल मेटल कौन है, मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25। अगर मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, प्यारे बच्चों मैं सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा 3d5 4s2। क्या लिखूंगा मैं 3d5 4s2। और फिर हमने चेक किया कि अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पे मैग्नीज कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको दिख रहा होगा सर Mn जिसका निकालना उसको हमने मान लिया x प्लस एक CN पे -1 होता है तो 6 पे क्या होगा -6 इक्वल टू कितना चार्ज दिया -3। ये सॉल्व होकर कितना आया x की वैल्यू +3, मतलब यहाँ Mn +3 स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन गायब करने पड़ेंगे अपने को, तो यहाँ से उड़ाते हैं भाई एक इधर से, मतलब आपको साफ साफ दिख रहा होगा बचा क्या 3d4 4s0। कैसा कॉम्प्लेक्स है, एक मेटल 6 लिगेंड्स हैं, सभी मोनोडेंटेड हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो अपने को 6 घर चाहिए, देखो क्या चाहिए 6 घर, बट डी कितने ऑर्बिटल बच्चा लोग 1 2 3 सबको पता है 5 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे लॉजिकली हुंस रूल के हिसाब से भरे तो 1 2 3 4। फिर आप सोचोगे तो दिखेगा कि मैं यार CN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, पेयरिंग कर दें क्या, लेकिन अगर आप दोनों पेयरिंग मत करना। वैसे मैं अगर नॉर्मली जब हम लोग क्लासेस में बात करते हैं तो बोलते हैं ये एक्सेप्शनल है, थोड़ा ध्यान रखने की बात है, बट अभी इसने बोल दिया ना पैरामैग्नेटिक, अगर तुम दोनों पेयरिंग कर दोगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा ना, मतलब तुम्हें एक ही पेयरिंग करनी है, तो एक यहाँ को पेयर कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास भाई, 3 निकालने थे तेरे को भाई, अपन लोग को 3 निकालने थे, 2 यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, 4 बचे हैं, ये आपके पास 4 है, एक को हमने उठा के पेयरिंग कर दी। दोनों को नहीं कर सकते थे बिकॉज डायमैग्नेटिक हो जाएगी। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और वैसे भी मुझे 6 चाहिए थे प्यारे बच्चों। देखो कई चीजें जो इंडिकेट कर देती है कि आपको करना क्या है, कह रहा 6 लिगेंड चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो ये sp3d2 हो सकता था या ये हो सकता था d2sp3। आप सोच के देखो, अगर मैं ये वाला भी यूज कर लेता तो एक ही डी मेरे को मिलता, तो वैसे भी दिमाग लगा लेना कि चलो यहाँ लेके आ जाते हैं, वरना क्वेश्चन में इंडिकेट कर ही दिया पैरामैग्नेटिक है तो यार इजी हो गया आपके लिए। तो अब यहाँ से 2 उठा लिया, 4s इसके आगे खाली है, यहाँ से एक और उठा लिया 3, 2 अपने को और चाहिए तो खाली ऑर्बिटल 4d, 2 यहाँ से भी उठा लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया d2sp, कितने चाहिए 5 ना, 2 1 3 1 4 1 5, कितना हुआ 6 चाहिए सॉरी, तो यहाँ से एक और उठाया 3, तो ये हो गया d2sp3। क्या निकल के आया प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। कौन सा डी यूज किया, पहले वाला डी या बाद वाला, कौन सा खाली ऑर्बिटल हमने यूज किया है पहले डी में, डी यूज करने डी सर इनर वाला यूज किया है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया इनर, और मैग्नेटिक मोमेंट सबको पता है म्यू इक्वल टू रूट में n ब्रैकेट में n प्लस 2, n की वैल्यू n बोले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्यारे बच्चों दिख रहा होगा साफ साफ, 2 उठाने का रखने का, 2 ब्रैकेट में 2 + 2 मतलब 4, 4 2 जा 8 √8, √9 होता तो आंसर होता 3। अब फटाक से श्योर हो गए आप कि जो भी आंसर आएगा वो 3 से कम आएगा, √8 की वैल्यू आप देख लेना, शायद 2.84 है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बच्चा, मतलब √8 तो निकाल ही लोगे ना, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है पक्का। ओहो चलो बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट हेनरी लॉ, कर देंगे भाई। क्या करता है ये, सॉलिड की सॉलिबिलिटी इन वेपर फेज डिफाइन करता है, कहां पे इन लिक्विड, स्टेट हेनरीज लॉ, ऑब्वियसली आपको हेनरी लॉ का स्टेटमेंट पता होगा। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई आर द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर, जो पानी में ऐसे रहते हैं नीचे, इंस्टाग्राम रील वाले भाई लोग, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, उतना खर्चा नहीं करेंगे रील बनाने के लिए, मतलब जो पानी के अंदर जाके ना स्टडी करते रहते हैं ये क्या चल रहा है, डिस्कवरी वाले जियोग्राफिक वाले,
कह रहे स्कूबा डाइवर जो फिल्ड करते हैं एयर अपने टैंक में नीचे सांस लेने के लिए, उसको डाइल्यूट कर देते हैं विद हीलियम। मतलब उसमें कॉम्पोजिशन बता रहे हैं कि उसमें हीलियम 11.7%, इतना नाइट्रोजन, इतना ऑक्सीजन है, ऐसा मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं क्यों डाइल्यूट किया, सीधे ही हवा लेके क्यों नहीं चले गए। अब आप सोचना मेरी बात ध्यान से, सीधे हवा का मतलब उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, 70% से ऊपर होता है, आपको भी पता है अच्छे से। हमने उसमें इसी नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम करने के लिए 11.7% हीलियम मिलाया हुआ है। बस यही ये जानना चाहते हैं क्यों मिलाया हुआ है भैया, तो चलो बता देते हैं क्यों मिला दिया है। आपको भी अच्छे से पता है हेनरी लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। मतलब आप गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे वो उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जब आप पानी में नीचे जाते हो स्कूबा डाइविंग के लिए तो नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, बच्चा क्या होता है नीचे जाने में प्रेशर बढ़ गया, मतलब जो भी गैसेस थी आपके ब्लड में डिजोल्व वो क्या हो गई, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई आपके ब्लड में बढ़ गई। आप अपना ठीक है बढ़िया घूम टहल लिए, अब फिर क्या करते हो आप अचानक आते हो खड़ाक से सरफेस पे, और जैसे ही सरफेस पे आते हो वो गैसेस बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो गई थी ना, अब वो फटाक से क्या होंगी उस प्रेशर पे एडजस्ट होने में बबल्स बन जाएंगे नाइट्रोजन के, क्योंकि वो तो ज्यादा था ना एयर में, अचानक पूरा सॉल्युबल था, आप फटाक सरफेस पे आ गए तो क्या होगा, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होने से बबल्स बनने लगेंगे। आपको लग रहा होगा बबल्स क्यों बनेंगे, अरे आपने तो लाइव देखा है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप देखो ओपन करो तो जब गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है तो बबल्स के फॉर्म में बबल्स निकलने लगते हैं ना, फ्रिज होने लगते, फ्रिज क्लियर हुआ। इसलिए इस हीलियम को मिलाते हैं भाई, क्योंकि अगर बबल्स बना और वो बबल्स अपने हार्ट के पास चला गया, आप समझ रहे होंगे ना, बबल्स हार्ट के पास चला गया तो स्ट्रोक, छुट्टी। समझ में आया, इसलिए मिलाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड भी है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूम दैट जो अपनी नोबल गैस है आर्गन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार। देखो इसी फॉर्मूले में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन, या इसी को लिखते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन। तो कह रहा है कि आर्गन एक्सर्ट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार, ये भैया जी 6 है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन, मुझसे मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, और KH की वैल्यू क्या दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है KH 40 किलो बार। देखो पहला बार में था, ये किलो बार में, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, 40 इंटू 10 के पावर 3, अब ये हो गए भैया जी बार, और ये जो काई है यही तो एक्सप्रेस करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, तो यहां से काई आप निकाल सकते हो, काई की वैल्यू क्या आई 6/40, ये 10 के पावर 3 उधर जाके हो गया -3, अब ये सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक प्यारे बच्चों, आसान कर दिया कहानी को, ठीक है बढ़ू आगे फिर, चलो आपने कहा ठीक है सर बढ़ लेते हैं, अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो अब आपने बोला ठीक है सर ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान ही था, है ना, आपने समझा दिया तो चलो वैसे और भी अच्छे से आ गया, मन में तुम्हारे थैंक यू आ रहा होगा, बट ठीक है कमेंट में बोलना मेरे को, है ना, सब्सक्राइब करके बताना कि सर थैंक यू, लाइक करके वीडियो को बताना थैंक यू, है ना, कि मुझे थोड़ा और मेहनत करने का मन करे कि चलो और बच्चों के लिए अपने करते हैं, खूब अच्छा करते हैं मिलके, धमाल मचाते हैं, नाम है ना केमिस्ट्री रॉक्स, तो यार रॉक तो करना ही है ना, चलो करेंगे किसी दिन, किसी दिन मतलब जरूरी करना है, इसमें डाउट नहीं है, आपका साथ मिल जाए बस करते हैं फिर धनाधन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी आते हैं क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रीजन देना है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, गिव रीजन फॉर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, अपने को 3 क्या अपने को 4 सब भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एनिलीन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन, चलो फटाक से सुनते हैं, ये भैया जी एनिलीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया NH2, कह रहा है अगर मुझे इसका नाइट्रेशन करना है, मतलब फेंक के मारना है अपने को, कॉन्क HNO3 और विद कॉन्क H2SO4, ऑब्वियसली आपको याद होगा नाइट्रेशन इसी कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में ही होता है, तो कह रहा है कि पहले एसिटाइलेटेड करने की जरूरत है। अच्छा मैं एसिटाइलेटेड बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको ये वर्ड ना याद आ रहा हो तो मैं बताता हूँ, आपने कभी पढ़ा होगा तो बोले जाता है कि एनिलीन का प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इसको, क्यों, क्योंकि मिक्सचर ऑफ बन जाएगा, ऑर्थो पैरा बनने लगते हैं, तो पहले इसीलिए हम चाहते हैं कि मुझे पैरा वाला प्रोडक्ट जो है ना, पैरा नाइट्रो एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो, इसीलिए हम क्या करते हैं पहले एसिटाइलेशन करते हैं भैया जी, क्या एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं, और एसिटिक एनहाइड्राइड और ये भाई साहब देखो NH2 यहाँ से एक H हटता है और वो COCH3 वाला ग्रुप आ जाता है यहाँ पे, प्रोटेक्शन। अच्छा आपको लग रहा होगा सर क्यों ऐसा कर रहे हो ना, तो आपको पता है ना इनके पास बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन होता है, उसके पास क्या है लोन पेयर,
उस लोन पेयर को फेंक के मारेगा प्लस आर इफेक्ट, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लगने लग जाती है। सारा पोजीशन ऑक्युपाई कर लेना है, ऑर्थो वाला पैरा वाला सब, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ पैरा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आपको पहले प्रोटेक्शन करना पड़ेगा इस ग्रुप का, मतलब एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, देन आप नाइट्रेशन करेंगे तो आपको पैरा नाइट्रोबेन एनिलीन ही मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सप्लेन किया मैंने, आपके दिमाग में भी आ गया होगा। ओके, कह रहा पी के बी ऑफ एनिलीन इज लोअर देन, देखो आपको पिछले टर्म पे भी बताया था, पिछले उसमें वीडियोस में भी आपने नोटिस किया, इसी सैंपल पेपर डिस्कशन में ही, कि अगर पी के बी कम है तो इसका मतलब के बी क्या होगा, ज्यादा। के बी ज्यादा मतलब ज्यादा बेसिक। तो इन शॉर्ट कह रहा है एनिलीन का पी के बी कम बता रहा है देन मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसका मतलब एनिलीन जो है ज्यादा बेसिक है प्यारे बच्चों, इससे मोर बेसिक एनिलीन NH2 है, सॉरी, इससे मेटा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन बनाते हैं और मेटा पे क्या लगा देते हैं, नाइट्रो। तो ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा उम्मीद करता हूं, नहीं तो फिर आपका भाई है, टेंशन नहीं लेने का। कह रहा है आपने पढ़ा है ना कि जब ये NO2 जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप है, विड्रॉ करने वाला, मतलब माइनस आई इफेक्ट। और आपने अच्छे से ये लाइन पढ़ी होगी प्यारे बच्चों कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिक नेचर को बढ़ाता है, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। और NO2 जो ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये जुड़ा आपके रिंग से तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है, मतलब बेसिक कम, और बेसिक नेचर कम मतलब केबी की वैल्यू कम और पी के बी वैल्यू ज्यादा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस सर ने कैसे बोला है और कैसे हमें इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि जो प्राइमरी अमाइन है ऑन ट्रीटमेंट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये मैंने अभी पिछले उसमें डिस्कस भी किया था, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी, फॉर्म्स अ प्रोडक्ट विच इज सॉल्युबल इन NaOH। हाउएवर सेकेंडरी अमाइंस गिव प्रोडक्ट विच इज इनसॉल्युबल। तो वैसे तो मुझे पूरी रिएक्शन लिखूंगा तो टाइम टेकिंग है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जब आपने पिछली बार पढ़ा होगा, याद करिएगा, पीछे भी आप जाएंगे तो आपको याद आएगा, है ना, वहां लिखा हुआ था पीपीटी फॉर्म करने वाला क्वेश्चन था सेक्शन बी में आई थिंक। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप 1 डिग्री के साथ बनाते हो ना तो आपके पास आपके N से एक एक्टिव हाइड्रोजन लगा रह जाता है। देखो 1 डिग्री क्या मतलब था, RNH2। आपने प्रोडक्ट में देखा होगा कि निकल क्या जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का H, RNH2 से H, और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का Cl। तो HCl निकलने का मतलब RNH2 का एक H तो गायब हो गया, एक ही H बचा। अब ये जो H बच जाता है ना, वही जब NaOH के साथ आप ट्रीट करते हो तो सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे ही आप सेकेंडरी में आओगे, सेकेंडरी मतलब R2 लगे होंगे और एक ही H होगा, और जैसे ही आप सल्फोनिल से ट्रीट करोगे HCl निकलेगा, अब N के पास कोई H ही नहीं बचा, इसीलिए सेकेंडरी वाला जो है वो NaOH के साथ क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल। आप समझना मेरी बात, किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। आप, मैं लिख दूं, अच्छा मैं चलो एक दिखा देता हूं तुम्हें। मैंने लिखा CH3NH2, तो मैं ऐसे लिख देता हूं H। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कैसे लिखता हूं, Cl, यहाँ O, यहाँ O, और C6H5। अब नोटिस करना मेरी बात, यहां से भाई साहब तो निकल गए और ये SN आपस में जुड़ गए। अब जैसे ही आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है जो सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी में ये हाइड्रोजन कहाँ होगा, खुद ही सोच के देखो ना। सेकेंडरी मतलब एक ही H बचा था, वो HCl में निकल गया, तो अब फर्दर H ही नहीं है ना NaOH के साथ रिएक्शन करने के लिए। क्लियर है, दिमाग में आ गया होगा अभी। ठीक है, एक बार पॉज करके आप बना लेना खुद भी। और मैं तो अगर थोड़ी मैं पूरी कोशिश करता हूँ बच्चा आपको कोई तकलीफ ना हो, अगर है तो प्लीज मुझे कन्वे करें, जी जान लगा दूंगा आपको तकलीफ ना हो इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ू फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विथ मेथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको लगता है अरे हमने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। आप लिखो, थोड़ा अपने आप को समय दो, क्वेश्चन देखो ध्यान से। कभी कभी एक बार लिखने से जो बोल रहा है ना क्वेश्चन आने लगते हैं। आप ट्राई करिएगा कि सर ने कुछ बोला था, चलो ट्राई मार के देखते हैं। कह रहा एनिलीन, हमने लिख दिया एनिलीन। कह रहा ये जो एनिलीन भैया है ना, ये नहीं रिएक्ट करते हैं किसके साथ, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
AlCl3। अच्छा, इतनी कंडीशन की RX देख लिया, एनहाइड्रस AlCl3 देख लिया, कौन सी रिएक्शन की याद आई सर? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की याद आ रही है। एल्काइल हैलाइड विद एनहाइड्रस AlCl3 तो एल्काइलेशन, और यही एसाइल होता एसाइल हैलाइड तो एसाइलेशन। सर याद तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की आ रही है। एकदम सही पकड़े बाबूजी आप लोग, एकदम ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही रिएक्शन है। बट प्रॉब्लम समझिए, कह रहा एनिलीन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि NH2 बेसिक नेचर, भैया के पास लोन पेयर है, भोकाल है भैया जी के पास। एनहाइड्रस AlCl3, अरे सर ये तो लुईस एसिड है। अरे कहाँ ऑर्थोपैरा, मेले के भाई मिल गए, एसिड जाएगा बेस के साथ कंबाइन कर लेगा और यही आपस में ही बनाने लगेंगे प्रोडक्ट। कोई ऑर्थोपैरा पे जाने की तैयारी नहीं है, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन एनिलीन नहीं देगा। ठीक ठीक, ओहो चल ओके। अब आप ठीक है तो फिर बढ़ना ही पड़ेगा आगे, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए, क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोईथेन। कुछ बच्चे तो ये नाम देख के डर जाएंगे, हटाओ छोड़ो रिएक्शन। अरे बड़ा आसान, देखो मैं लिख रहा हूं, तुम खुद ही देखना मैं क्या लिख रहा हूं और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। कह रहा है 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोईथेन, रूट वर्ड क्या है? इथेन, चलो 2 कार्बन। दूसरे पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल, अच्छा ठीक है सर, जो कहें आप लिखते चले जा रहे हैं। क्लोरो भी लगा है ना, 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोईथेन, अच्छा क्लोरो के पहले नंबरिंग नहीं है, मतलब वो पहले वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ लगा देते हैं। बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर लेते हैं? हाइड्रोजन से कर लेते हैं। ठीक हो गया। कह रहा है कि इसका हमें अंडरगोज करना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करना है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस टाइप की रिएक्शन है? कई चीजें याद आएंगी आपको। एलिमिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है सर? देखो पूछ रहा है नेम द रिएजेंट, सर अल्कोहलिक KOH यूज होता है सर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में। सही पकड़े हैं बाबूजी। और इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बीटा वाला हाइड्रोजन में निकलता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्लोरीन जिससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन और ये कौन सा कार्बन? बीटा कार्बन। ठीक है, अब यहां से निकलेगा Cl और इस वाले कार्बन से निकलेगा H। आप देखो ना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी बोले तो डिलीट, हाइड्रो मतलब मेरे को दो चीजें चाहिए, H2O, मतलब ऐसे लिख रहा हूं HOH, और हेलोजिनेशन तो जो आपका एल्कोहलिक KOH है ना, K इस Cl के साथ प्लस KCl भी बनाएगा। अब नोटिस करो, KOH में से K यूज हुआ, यहां से Cl निकल गया, और H2O निकलना है तो H कहां से निकला? इस बीटा वाले से, और OH का यहां से निकल गया। मतलब आपने नोटिस किया, इस कार्बन से Cl निकल के एक वैलेंसी कम, इस कार्बन से H निकल के एक वैलेंसी कम। ऑब्वियसली अपने को मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बना लेंगे डबल बॉन्ड। मतलब प्रोडक्ट क्या बना? आप खुद देखो कितनी सिंपल रिएक्शन थी। बस आपको ये याद कर लेना था कि अच्छा ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है यार, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। तो प्रोडक्ट क्या बना प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया कि ये CH2 से H हो गया, ये वाले भैया जी जो थे वो CH2 ही रह गए, इनका Cl निकला है, लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। अब ये है इथीन, इसमें पहले नंबर पे लगा है साइक्लोहेक्साइल, मतलब ये है 1-साइक्लोहेक्साइल। और आपको नेम द रिएजेंट पता ही चल गया, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, डन। बढ़ो आगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाई आर हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है भैया, है ना, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, हर जगह लाइन लगा के आया हुआ है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, मतलब जिसने लास्ट में भी कसम खाई होगी ना कि चलो अब पढ़ लेते हैं यार, अब समय नहीं बचा, वो भी जानता होगा, पक्का गारंटी दे रहा हूं मैं ये वाला क्वेश्चन। मतलब ऐसा फेवरेट टाइप की लिस्ट में आता है ना, बहुत सबको पता ही रहता है वाला क्वेश्चन। तो चलो बता ही देते हैं फिर से। कह रहा हेलो एल्केन्स, अच्छा सर हेलो एल्केन्स मतलब RX। कह रहा आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलोइरीन्स। सर हेलोइरीन्स मतलब बेंजीन पे क्या लग गया है? X। कह रहा है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देंगे एज कंपेयर टू दिस। आपको आप देखो फटाक से याद आएगा, हाँ सर एक्चुअली होता क्या है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये X जाएगा और जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ आके अटैक कर लेगा कार्बन के साथ। तो ये बॉन्ड टूटना आपने नोटिस किया, एल्काइल हैलाइड में X और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जो एरोमेटिक वाले हैलाइड्स हैं, हेलो बेंजीन, हेलो एरीन्स की बात करूं तो आपको पता है इसके पास लोन पेयर होता है हेलोजन के पास, और वो प्लस R इफेक्ट की वजह से यहां क्रिएट हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड।
सिंगल और डबल में कौन सा जल्दी से टूटेगा? ऑब्वियसली सिंगल। इसीलिए तो हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन हेलोएरीन्स एंड विनाइल। विनाइल में भी तो यही। अच्छा, विनाइल आपको नहीं पता होगा तो सुन लो। जब मेरा हेलोजन उस कार्बन से अटैच हो जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ऐसे पोजीशन को बोलते हैं विनाइल। अब आप नोटिस करो, ये बॉन्ड टूटा, इधर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या आया? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को फेवर करने के लिए यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है ना, फेवर कर देगा, है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन है, तो वही का इसका आंसर क्या हुआ कि क्यों हेलोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलोएरीन्स एंड विनाइलिक हैलाइड्स, क्योंकि हेलोएल्केन्स में कार्बन एंड हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एरीन्स में और विनाइल में भी बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लग हो जाता। ठीक, समझ में आ गया? बड़ा आसानी था प्यारे बच्चे। चलो और वाले ऑप्शन को भी उड़ाते हैं अपन लोग। Kera name the possible alkenes which will yield 1-chloro-1-methyl cyclohexane on their reaction with HCl. अच्छा चलो देख लेते हैं। Kera 1-chloro-1-methyl cyclohexane, 1-chloro-1-methyl cyclohexane, ये है भैया साइक्लोहेक्सेन, इस पे 1 पे लगा है क्लोरो, 1 पे लगा है मिथाइल, है ना। अब इनके साथ क्या करना है अपने को बोल रहा है, देख लेते हैं। कह रहा नेम द पॉसिबल एल्कीन, एल्कीन मेरे को बनाना है विच विल इल्ड, ओहो मिसिंग दोस्त, कह रहा है हमको उस एल्कीन का नाम बताना है जिससे हमें ये वाला प्रोडक्ट मिले 1-chloro-1-methyl cyclohexane, जब हम उसको ट्रीट करें HCl के साथ। अच्छा आप सोचना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है कि उस एल्कीन का नाम बताना है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये रिंग विंग रही होगी, ये रिंग मेरे पास ऑलरेडी रही होगी प्यारे बच्चों। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं मान रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो ध्यान सुनना। मान लो मैंने कहा कि ये डबल बॉन्ड कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड यहाँ था। अब अगर इसमें तुम प्यारे बच्चों HCl ऐड करोगे तो आपको भी पता है ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, दो जगह खाली होंगी, एक यहाँ एक यहाँ। लेकिन आपको पता है अभी क्या होगा, अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ तो H वहां जाएगा जहां ऑलरेडी H ज्यादा हो, मार्कोनिकॉफ रूल, H वहीं चला जाएगा जहां ऑलरेडी H ज्यादा हो। तो अब कह रहा है मुझे 1-chloro-1-methyl, इसका मतलब ये आपके पास सिर्फ साइक्लोहेक्सेन नहीं था, इसमें CH3 भी लगा होगा। अब दो कार्बन है भैया, नोटिस कर लो कौन किधर जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा सर, यहाँ जो कार्बन है, देखिए यहाँ जो कार्बन है, एक तो डबल बॉन्ड इधर बनाया बैठा है, एक इधर 3 और एक ऊपर CH3 ग्रुप ही लगा है 4, मतलब इसके पास कोई H नहीं है। और यहाँ वाले के पास एक बॉन्ड इधर बनाया है, दो बॉन्ड इधर, मतलब एक H इसके साथ लगा था। अब आप बताओ मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग किधर जाएगा H? जहाँ H ज्यादा हो, तो H यहीं चला आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहीं यहाँ क्या जाके लग जाएगा Cl। और ध्यान से देखो, यही प्रोडक्ट भी कह रहा था बनाने के लिए, तो इसका मतलब अपने पास कौन सा रिएक्टेंट रहा होगा? अपने पास रहा होगा प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी, ये डबल बॉन्ड नहीं है ना, एक मिनट, कंट्रोल Z, ईमान तेरी, ये रहा होगा कुछ ऐसा, ये वाले भाई साहब। अगर इन्हीं में हम HCl फेंक के मारे तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यही वाला प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़े फिर। चलो सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडियली देन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड, अच्छा थोड़ी देर पहले विनाइल आया था, तो अब एलाइल भी देख लेते हैं क्या है। कह रहा है क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता तो विनाइल, जिसका पड़ोसी वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। थोड़ा केमिस्ट्री टर्म में आऊं तो विनाइल में जो हेलोजन था वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा था, देखो। लेकिन एलाइल में जो मेरा क्लोरीन है वो sp2 से नहीं जुड़ा बल्कि sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मोर इजिली हाइड्रोलाइज का मतलब क्या कह रहा है, आरएक्स है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर कर रहा है। अगर मैं H2 फेंक के मारूं तो H प्लस OH माइनस के लिए कि ये Cl हटेगा, ये OH जाके लग जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बच्चा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Cl पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस C पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान से देखिए इसके पड़ोस में क्या है? डबल बॉन्ड, और ये कॉन्जुगेशन फेवर कर रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब ये कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो मतलब कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसमें कोई देने वाला है ना, भूख भूख लगी कोई रोटी देने वाला है अपने पास, हिम्मत है मेरे पास। तो एलाइल क्लोराइड इजिली हाइड्रोलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बन रहा है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज्ड है ज्यादा एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि वहां पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा था, कोई रेजोनेंस का कोई चांस भी।
देख लीजिए नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 Cl, ये वाला बॉन्ड टूटा, फिर प्लस चार्ज आया। अब इधर कोई ऐसा नहीं है जो कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मेंटेन कर दे इस कार्बोकेटाइन की। क्लियर हुआ? बात समझ में आई क्या? अगर मेरे पीछे कुछ छुप गया हो तो सॉरी, मैं इसलिए स्क्रॉल कर दे रहा हूं। तो कह रहा है एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडियली देन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। तो जवाब ये हो गया बिकॉज इन एलाइल क्लोराइड इन द फर्स्ट स्टेप द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड दैट इज conjugately stabilized या resonance stabilized, that's why it is hydrolyzed more easily than normal propyl chloride। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको चीजें एक एक करके इलेबोरेट करके डिटेल एनालिसिस करूं। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रह गई हो तो बच्चा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज मेरे को आप कमेंट करें, मैसेज करें। मैं 110% मतलब बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स मुझे बताने में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियोस में हमने डिस्कस किया सेक्शन सी, मतलब अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बात करने वाले हैं डी और ई के बारे में। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखना, तब तक नाम रोशन करना है तो थोड़ी मेहनत भी करनी है, तो अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे, टेक केयर प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मचाते हैं बवाल।